लेबर सबको मिल गया। लेबर सबको मिल गया। अब देखो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आगे काम आती थी वो सब हटा दी है। ठीक है। अभी जैसे अपन ने बाइंडिंग एनर्जी तक किया था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर हटा दिया, पर न्यूक्लियर हटा दिया। आपने रेडियो एक्टिविटी के जो लॉ थे वो सब हटा दिए अपने। ठीक है। तो लॉज हटा दिए हैं तो ये अपन तुम करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आगे काम की बहुत चीजें हैं। बट आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मतलब करवा दिए मैंने, एक्स्ट्रा में हो गई है वो। अब लिखो न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ग्राफ एक्सप्लेनेशन किया था ना अपन ने, उसी ग्राफ से न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन होता है। ठीक है। अब वो हटा दिया है बट वो अपन को पढ़ना भी पड़ जाता है वैसे ही। ठीक है। देखो there are two types of nuclear reaction, nuclear fission and fusion. Nuclear fission and fusion. Nuclear fission and nuclear fusion. There are two types of reactions. फिजन कब होता है, फ्यूजन कब होता है बताओ। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कब होता है बताओ।
बताओ भाई। और ठीक है, ये था। अब इनकी कुछ रिएक्शंस है, ठीक है। ये एनर्जी निकालनी है। अब ये पता है मेरे को ब्रेक होना है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता होता कि कौन किस में ब्रेक होगा, कौन किस में ब्रेक होगा। अब वो कैसे होगा ब्रेक, को देखते हैं। देखो फर्स्ट, न्यूक्लियर फिजन। देखो फर्स्ट, न्यूक्लियर फिजन। मान लो मेरे पास एक यूरेनियम है 92 235 है, ठीक है। ये हैवी न्यूक्लियस से स्प्लिट होता है दो लाइट पार्टिकल्स में। मान लिया कि इसमें स्प्लिट होता है बैरियम और क्रिप्टॉन में, और साथ में न्यूट्रॉन रिलीज करता है 0 और 1। इन तीन न्यूट्रॉन रिलीज करता है। ये है बैरियम 56, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 141, 141। क्रिप्टॉन 36, और ये है 90, ठीक है। अब ये हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है इसमें, तो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन इसके पास आया और ये स्प्लिट हो गया इसमें, और साथ में इसने कितने न्यूट्रॉन रिलीज करे थी, प्लस साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर मेरे पास एक एटम, अगर मेरे पास एक एटम, सिंगल वन एटम अगर मेरे पास ये इस तरीके की प्रोसेस शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है वो लगभग मिलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एनर्जी वो एनर्जी है जो 100 kg आइस को, लगभग 100 kg आइस, जमी हुई बर्फ को, 100 इसको आइस को कन्वर्ट कर दे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर। ये एनर्जी इतनी है एक एटम पर अगर न्यूट्रॉन आ रहा है, और बैरियम और क्रिप्टॉन में वो स्प्लिट हो रहे हैं, तो साथ में जो तीन न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, उनके साथ में क्या निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है। तो एक एटम के साथ इतनी, दिख रहा है ना सबको, वीडियो चला गया था कि बीच में, बोलो। देखो, यूरेनियम 92 235 प्लस 0 और 1, एक न्यूट्रॉन आया यूरेनियम 235 के पास, और वो स्प्लिट हुआ किसमें, बैरियम और क्रिप्टॉन में। किसमें, किसमें चला गया, बैरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो गया। अब बैरियम और क्रिप्टॉन में स्प्लिट हुआ तो साथ में कितने न्यूट्रॉन निकले, तीन न्यूट्रॉन। और उनके साथ में कितनी एनर्जी निकल रही है, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। और ये एनर्जी इतनी होती है, ये एनर्जी इतनी होती है कि ये 100 kg आइस को इसमें कन्वर्ट कर दे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट, ठीक है। ये कौन सी है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। अब इसकी डेफिनेशन तुम चाहो तो वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस लिख लो, या फिर सिंपल लिख लो, हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट इनटू इट्स कॉन्जुगेट लाइट न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो किसके अंदर, लाइट न्यूक्लियाई के अंदर हो, और साथ में क्या रिलीज करे, एक एनर्जी रिलीज करे। तो वो एनर्जी तो हो गई न्यूक्लियर एनर्जी, वो एनर्जी तो क्या हो गई आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है। और जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। देखो इसको, देखो फटाफट।
मैं एक रिएक्शन बना रहा हूँ, उसको समझना। मैं बैठे बैठ वेट देखो इसको। देखो, मेरे पास एक यूरेनियम का सैंपल है। मान लिया मेरे पास एक यूरेनियम का ये सैंपल है। इसमें सैंपल में बहुत सारे एटम्स हैं, और उस एटम्स में मैंने केवल एक न्यूट्रॉन लेके आया हूँ। उस सैंपल के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी एक न्यूट्रॉन है। बहुत सारे यूरेनियम्स है मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे क्या है, यूरेनियम है। और एक न्यूट्रॉन मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं इस न्यूट्रॉन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 0 and 1, तो यहाँ पे ये जो यूरेनियम है वो स्प्लिट हुआ बेरियम और क्रिप्टॉन में। और उसके साथ में कितने न्यूट्रॉन निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले। अब देखो, बात समझने वाले समझना। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकाले, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन ही 3 न्यूट्रॉन ही निकले। कभी कभी 2 न्यूट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, और कभी कभी 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ये प्रैक्टिकल देखा गया। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन बोलते हैं अपन इसको, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में कितने एवरेज न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो जो एवरेज जो न्यूट्रॉन निकलते हैं वो कितने लिखोगे आप, एवरेज न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 2.5। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो, अगर वो एवरेज पूछे तो कितना लिखोगे आप, 2.5। ठीक है। अब ये 3 न्यूट्रॉन फ्री हुए। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाने आगे, फिर यूरेनियम के 3 एटम, क्योंकि मैंने यूरेनियम का एक सैंपल लिया है, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं। और उसमें बहुत सारे एटम्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे न्यूट्रॉन उन एटम्स के पास पहुंचेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो बैरियम क्रिप्टॉन, बैरियम क्रिप्टॉन में स्प्लिट होगा, और साथ में न्यूट्रॉन निकलेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ 2 न्यूट्रॉन निकाल दिए, यहाँ मैंने 3 न्यूट्रॉन निकाल दिए, यहाँ पर अगेन मैंने कितने न्यूट्रॉन निकाल दिए, 2 न्यूट्रॉन।
एवरेज जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 2.5 है। ये है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, और फिर आगे वाली क्या होगी, थर्ड जनरेशन होगी। ये प्रैक्टिकली है, लेकिन वैसे अपन अगर देखे सिंपल थ्री या तीन न्यूट्रॉन फ्री हो रहे हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो इसमें कितने होंगे, 3 3 3 9। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल फॉर्म में बढ़ते जाते हैं न्यूट्रॉन्स प्रैक्टिकली। बट थियोरेटिकली अपन, सॉरी, थियोरेटिकली अपन कहते हैं कि तीन न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया कि कभी तीन निकलते हैं, कभी दो निकलते हैं। तो एवरेज जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं, 2.5। अगर एवरेज वर्ड पूछा जाए एग्जाम में तो ही आपको 2.5 लिखना है, अदरवाइज आपको 2.5 नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर इसमें बातें करूं तो अब बताओ, अगर मैं आगे यूरेनियम इसके पास गया, ये भी यूरेनियम लेगा, ये भी यूरेनियम लेगा, इसके पास यूरेनियम, इसके पास यूरेनियम, इसके पास यूरेनियम, इसके पास यूरेनियम, तो एनर्जी यहां पर एक बार मिल रही है। यहां पे एनर्जी कितने टाइम्स मिल रही है, सेकंड वाली जनरेशन में यहां पे एनर्जी मान लो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताया मैंने एक एटम से, तो यहां पे कितनी मिली, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे एनर्जी कितनी मिलेगी, नेक्स्ट वाली जनरेशन में कितनी एनर्जी मिलेगी, यहाँ 200, 400, 1 2 3 4 5 6 7, 1400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये एक बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि ड्रॉ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने के लिए ये बताना है आपको कि कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, बैरियम क्रिप्टॉन कितने निकल रहे हैं। अब तुम यहाँ पे इनकी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर दोनों आप लगा सकते हो, और ये पूरी चेन रिएक्शन लिख लो उसको एज इट इज। ये 1400 है, ठीक है ना, उतारो।
लिया क्या? यहाँ पे पास में एनर्जी भी लिखना है इनके। एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एनर्जी ब्रैकेट में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकियों का हो गया क्या सबका?
मोहित अब आ रही है क्या आवाज? चलो अब देखो। हाँ, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दो है, तो ये यहां से यहां पे एनर्जी इंक्रीज हो रही, तो ये रिएक्शन अपने काम की है या नहीं? ये रिएक्शन अपने काम की है या फिर नहीं? ये दो चीज पूछना चाह रहा हूँ, बताओ। अब देखो काम की कैसे है, एनर्जी यहाँ जा यहाँ कम, यहाँ हो तो एनर्जी ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये एनर्जी अपन को ब्लास्ट भी अच्छी भी है और बुरी भी है, तो इस एनर्जी को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है वो कैसी हो, देखो, कंट्रोल चेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो? कंट्रोल चेन रिएक्शन। एक हो अनकंट्रोल्ड। ठीक है, फर्स्ट है कंट्रोल और सेकंड है कंट्रोल चेन रिएक्शन और अब देखो दो है अपने पास, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, अब कंट्रोल चेन रिएक्शन अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में और एक होती है, चलो पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। कंट्रोल चेन रिएक्शन में और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का मतलब है यहाँ पे एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और कंट्रोल चेन रिएक्शन के अंदर है कि एनर्जी इंक्रीज नहीं होके एनर्जी लगभग लगभग क्या चल रही है? कांस्टेंट चल रही हो। क्या चल रही हो? कांस्टेंट चल रही हो। तो दो टाइप की न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, कंट्रोल चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में एनर्जी कंटिन्यूअसली क्या होती है? इंक्रीज होती है, जबकि कंट्रोल चेन रिएक्शन के अंदर एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट। कोई डाउट इसमें? अब ये बताओ, इसमें अगर मेरे को रिएक्शन को, जैसे मान लो अभी जो तुमने कॉपी में बनाई है, अभी बोर्ड पे दिखता है इसलिए मैंने मिटा दिया थोड़ा सा। अगर तुम इसको, जो रिएक्शन तुमने लिखी है, अगर तुम इसमें एनर्जी कांस्टेंट रखना चाहते हो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में, तो तुम क्या करोगे? बताओ। कैसे अपन अनकंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं? बताओ भाई। अगर मैं न्यूट्रॉन्स को खत्म कर दूं, अगर मैं किसको खत्म कर दूं? न्यूट्रॉन्स को अगर अपन खत्म कर दें, तो क्या अनकंट्रोल रिएक्शन कंट्रोल में हो जाएगी क्या? क्योंकि न्यूट्रॉन तो आगे जाके स्प्लिट कर रहे हैं, न्यूट्रॉन ही क्या कर रहे हैं? आगे जाके स्प्लिट कर रहे हैं, और न्यूट्रॉन को अगर अपन खत्म कर दे, तो क्या अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कंट्रोल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी क्या? बताओ, यस और नो?
और इन जो ये मान लो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स तीन थे, यहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से कुछ न्यूट्रॉन्स खत्म कर दे अपन, यहाँ से अपन कुछ न्यूट्रॉन्स खत्म कर दे, तो एनर्जी क्या रहेगी, लगभग कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो अपने लिए फायदे का सौदा है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन काम आती है अपने इसके अंदर, ब्लास्ट के अंदर, इसके अंदर ब्लास्ट के अंदर जहाँ बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, जबकि कंट्रोल रिएक्शन अपने बहुत यूजफुल काम भी आती है। जैसे अपनी लाइट जो बनती है वो इस कंट्रोल चेन रिएक्शन के होती है, बनती है। ठीक है, तो पढ़ेंगे अपन, रिएक्टर पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाएंगे कि अपने लाइट बन कैसे रही है। ठीक है। अब अगर मेरे को न्यूट्रॉन्स को कम करना हो, इस वाले न्यूट्रॉन्स को और इन न्यूट्रॉन्स को मेरे को कम करना है, अगर न्यूट्रॉन्स को मैं कभी भी कम करूं तो मैं कम किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा जो इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए, जैसे कैडमियम की रोड्स। ठीक है, या तो न्यूट्रॉन्स को खत्म कर दूं या इनको स्लो डाउन कर दूं, या फिर मैं हैवी वाटर, हैवी वाटर जिसको आप D2O कहते हो। हैवी वाटर क्या होता है, D2O। ठीक है, ग्रेफाइट की रोड्स। ठीक है, इन तीनों से मैं इन न्यूट्रॉन्स क्या कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। इनको अपन बोलते हैं मॉडरेटर्स। क्या बोलते हैं, मॉडरेटर्स। या अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, अनकंट्रोल किसमें करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन मॉडरेटर्स। और वो है कैडमियम की रोड्स, CD मतलब कैडमियम की रोड्स, हैवी वाटर D2O, और ग्रेफाइट की रोड्स, ग्रेफाइट रोड्स। लिख लो। लिख लिया क्या।
चलो अब आगे देखो। जो कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है, अनकंट्रोल और कंट्रोल के इसका न्यूक्लियर रिएक्टर जो अपन काम में ले सकते हैं, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर को अपन कई तरीके से अपन एनर्जी को काम में ले सकते हैं, ठीक है। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के एग्जांपल है बॉम्ब। बॉम्ब में कौन सा? एटम बॉम्ब है, ना कि हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में दूसरा कोई एग्जांपल होता है, ठीक है। ये इनके एग्जांपल्स है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर, अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर का बेसिक समझो। न्यूक्लियर रिएक्टर में अपन को सबसे पहले चाहिए फ्यूल, ठीक है। क्या चाहिए? फ्यूल। अब मैंने जो फ्यूल लिया, जो भी मैंने एटम लिया, वो क्या लिया मैंने? यूरेनियम। अब यूरेनियम मैंने लिया 92 टू 35। लेकिन अब फ्यूल में यही क्यों लिया गया? अब यूरेनियम के तीन आइसोटॉप्स और देखे मैंने। फर्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम के थ्री आइसोटॉप्स कौन कौन से? 92 टू 34 एंड यूरेनियम 92 टू 38। जबकि इसकी अवेलेबिलिटी 98% लगभग। इसकी पॉइंट पॉइंट 02 है, और 1 पॉइंट समथिंग इसकी है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बता, और अप्रोक्स बता रहा हूँ। ये 99 पॉइंट कर लो, इसको कर लो 0.8 और इसको कर लो 0.02%। अगर मेरे को 100 किलो यूरेनियम मिलता है कहीं पर भी, तो सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा आइसोटॉप? 238 वाला। और सबसे कम कौन सा मिलेगा? 234 वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? अब मैंने काम में यूरेनियम 235 ही क्यों लिया? 92 यूरेनियम 235 क्यों? 92 235 यूरेनियम ही मैंने काम में क्यों लिया? अब मैंने ये इसलिए काम में लिया, एग्जाम में बोर्ड में आया क्वेश्चन ही है, ठीक है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से टू 238 है, ये तो परसेंटेज मैंने ऐसे अप्रोक्स बता दी तुम्हें। अवेलेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा कौन है? 238 है, ठीक है। तो अपन 235 को काम में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूरेनियम 238 पे जब मेरे को एक न्यूट्रॉन आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए मेरे को न्यूट्रॉन लेके आना पड़ेगा, और जो न्यूट्रॉन होगा, क्या होगा? न्यूट्रॉन तो 0 n1 जो न्यूट्रॉन आएगा यूरेनियम के पास, तो इसको ये एनर्जी चाहिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन को। कितनी एनर्जी है? 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए। जबकि इसके लिए एनर्जी चाहिए 0.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं किसी भी न्यूट्रॉन को मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जो एनर्जी मैं दे सकता हूं टू गिवन ए न्यूट्रॉन, maximum energy to given a neutron is approx 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी मैं किसी भी न्यूट्रॉन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकता हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी दे सकता हूँ मैं? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे सकता हूँ, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसको 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैं इसको वैसे ही काम में नहीं लूंगा, जबकि इसकी अवेलेबिलिटी तो बहुत ही कम है, वेरी वेरी लेस। तो इसको अपन वैसे काम में लेते हैं, इससे अपन काम में कौन से लेते हैं? यूरेनियम 235। तो 92 यूरेनियम 235 अपन काम में क्यों लेते हैं, समझ में आ गया? क्योंकि इन तीनों के आइसोटॉप्स में अवेलेबिलिटी ज्यादा। इसकी अवेलेबिलिटी होने से क्या होता है, जब न्यूट्रॉन चाहिए मेरे को न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए, तो उसको एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि वो एनर्जी कितनी दे रहा है? उसको एनर्जी कितनी चाहिए? 0.75। तो और न्यूट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कितनी ले सकता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी ले सकता है। मैक्सिमम एनर्जी कितनी ले सकता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि इसको कितनी चाहिए? 1.1, जो दे ही नहीं सकता, तो इससे न्यूक्लियर रिएक्शन हो ही नहीं सकती। अब इन दोनों में प्रॉब्लम आई, इन दोनों में इसकी अवेलेबिलिटी तो वास्तव में बहुत कम है, अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है।
तो मैं इसको काम में नहीं लेता हूँ, काम में कौन सा लेता हूँ, यूरेनियम 235। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड का कि वाई वी यूज यूरेनियम 92 235।